हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। और इससे पहले मैंने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 11th के जो है मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यू आपको करा दिए हैं और वो हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उन्हें भी देख लें। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये क्या कहता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में अधिकतम था। दूसरा कहता है कि गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने प्राप्त हुए थे। तीसरा कहता है कि हड़प्पा निवासियों के भोजन में मछली शामिल थी। तो आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो चित्रकारियाँ की गई हैं, जो हमें मिली हैं, उसकी जो मछली की जो आकृति है वो हमें सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिली है। तो हम ये तो मान सकते हैं कि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि हड़प्पा निवासियों के भोजन में मछली शामिल थी, क्योंकि भाई जिस चीज़ को वो खाते थे, जिस चीज़ को पहनते थे, उसी की आकृति उन्होंने बना दी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हड़प्पा निवासियों के भोजन में मछली शामिल थी। तो ये स्टेटमेंट राइट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम इस पर टिक कर लेते हैं। अच्छा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में अधिकतम था। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा के जो स्थल हमें मिले हैं उनसे जो अनाज के दाने हमें प्राप्त हुए हैं उनमें गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल ये सब हमें ज़्यादा मिला है। तो वहाँ चावल का जो साक्ष्य है वो देखने को कम ही मिलता है। मिले हैं जैसे लोथल वगैरह से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये यहाँ कह रहा है कि हड़प्पा काल में चावल का उत्पादन जो है अन्य फसलों की तुलना में अधिकतम था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि जो फसल है हड़प्पा सभ्यता में वो बताए ही गेहूं और जौ जा रही है। तो ये हम मान सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होने की ज़्यादा है। तो अगर मैं एलिमिनेशन टेक्निक अगर मैं इसमें फॉलो करूं तो जहां एक है वहां मैं ऑप्शन को काट दूं। ऑप्शन नंबर ए इसको काट दिया क्योंकि इसमें एक है। अगर मैंने ऑप्शन नंबर सी इसको काट दिया जहां एक है, और अगर मैंने ऑप्शन नंबर डी इसको काट दिया यहाँ पे भी एक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो निकल के आ गया कि इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जहां मैंने एक को काटा वहां मेरा आंसर निकल के आ गया। एलिमिनेशन टेक्निक है, तो आप इसके द्वारा भी अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको एक से दो सेंटेंस के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज हो तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, कि गुजरात के स्थलों से बाजरे के दाने भी प्राप्त हुए थे और हड़प्पा निवासियों के भोजन में मछली शामिल थी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका राइट हो गया और पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन स्थल दे रखे हैं और दूसरा पुरातत्वीय खोज दे रखी है कि इस स्थल से ये चीज़ें मिली होंगी। तो उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो लोथल से जुता हुआ खेत मिला है, तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगर ये कहता था लोथल से गोदीवाड़ा मिला है तो हम मानते कि हाँ ये कोई, या फिर ये कहता कि बंदरगाह मिला है तो भी हम मानते। तो जुता हुआ खेत तो यहाँ से नहीं मिला। जुता हुआ खेत जो है कहाँ से मिला है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो जी हाँ ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और धोलावीरा से जलाशय, ये तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी, तो ये भी सही है। और नागेश्वर से संघ से बनी वस्तुएं, जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा कि नागेश्वर जो है जो बस्ती है वो कहाँ, समुद्र के किनारे है, नागेश्वर और बालाकोट। तो जो चीज़ हमारी समुद्र के बराबर में होती है उसके आसपास होती है, तो हम जो है क्या करते हैं वहाँ की जो रिसोर्सेस होते हैं उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जैसे मछली वगैरह हो गई, शंख वगैरह हो गए, तो ये इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो हमारा दूसरा और तीसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। और ये यहाँ पूछ भी रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं, तो इसमें केवल 3 युग्म सही हैं और 1 युग्म इसमें क्या है, गलत है। तो हमारा जो स्टेटमेंट, हमारा जो ऑप्शन राइट हो गया वो हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता में मगन से सोने का आयात किया जाता था। दूसरा है मेलुहा से तांबा सोने का निर्यात मेसोपोटामिया को किया जाता था। और तीसरा है खेतड़ी से हड़प्पा तांबे का व्यापार करता था। तो मैं आपको बता दूं, जो तीसरा स्टेटमेंट है खेतड़ी से हड़प्पा तांबे का व्यापार करता था, ये आपका बिल्कुल राइट है। और ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में मगन से सोने का आयात किया जाता था, तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग है। हड़प्पा सभ्यता में मगन से सोने का आयात नहीं किया जाता था, बल्कि ये लोग निर्यात करते थे। मेलुहा से तांबा सोने का निर्यात मेसोपोटामिया को किया जाता था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका राइट है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो आपका दूसरा और तीसरा राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल है? तो कोट दीजिए, हड़प्पा स्थल है, बालाकोट हड़प्पा स्थल है, नागेश्वर हड़प्पा स्थल है, रंगपुर हड़प्पा स्थल है, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, कि ये सभी जो है वो क्या हैं, हड़प्पा स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। और दूसरा, धोलावीरा और लोथल स्थलों की बस्ती किलेबंद थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की जो सामाजिक स्थिति थी वो समान थी, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे वो अपने अपने नगर के अलग अलग हुआ करते थे, तो ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि धोलावीरा और लोथल स्थलों की बस्ती किलेबंद थी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है कि इन दोनों में जो है किलेबंदी की गई थी। धोलावीरा में पत्थर से किलेबंदी की गई थी और लोथल जो है वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, और उपरोक्त युग्म में से असत्य कथन है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि महल तो हैं लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, ये स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा देवी के रूप में किया करते थे। और आपको पता है कि हमें मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है पशुपतिनाथ की, जिसको ये शिव की उपमा देते हैं, इसलिए ये मान कर चल सकते हैं कि ये शिव के पूजा किया करते थे। और तीसरा स्टेटमेंट है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल एक कथन सही है और आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था? यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो है धोलावीरा। धोलावीरा ही सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर है, यहाँ पे उन्नत जल संचयन और जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ओलिगार्की शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो पहला स्टेटमेंट है भूमाप को, दूसरा स्टेटमेंट धार्मिक अनुष्ठान को, तीसरा स्टेटमेंट है पुरुष सत्ता समूह शासन को, और चौथा स्टेटमेंट है ताम्रपत्र को। तो मैं आपको बताऊं ओलिगार्की का जो मतलब है, मैं आपको बताऊं, एक मतलब होता है समूह में शासन करना, सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है एक तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, पुरुष सत्तात्मक समूह शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया
उसके पीछे सहयोगी कारण थे। पहला है लोहे की खदानें, यस। दूसरा है सेना में हाथी, बिल्कुल। नदियों से आवागमन मार्ग, जी बिल्कुल। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? आपके राइट हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि उज्जैनी मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा है। तो राजधानी नहीं रहा है, ये प्रांत रहा है एक तरीके से। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। और मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्रों का वर्णन अशोक के अभिलेखों में है। तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्रों का जो वर्णन है वो अशोक के अभिलेखों में है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो मैं आपको थोड़ा सा उज्जैन के बारे में बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो उसमें जो पहला था वो खुद उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र और थे जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी आता था। और इन सब का जो उल्लेख है वो अशोक के शिलालेखों में किया गया है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।